हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करेंगे आज एक नए चैप्टर के बारे में जो है एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व यानी शांकव परिच्छेद से जो आपका परिबद्ध क्षेत्रफल होगा उसका एरिया। कई बच्चों के मन में यह बात आती है कि एरिया अंडर कर्व और डेफिनेट इंटीग्रेशन में अंतर क्या है बेटा, कि निश्चित समाकलन में और जो एरिया बाउंडेड बाय कर्व हम निकालते हैं उसके अंदर डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस यह है कि जब हम निश्चित समाकलन करते हैं तो जो एरिया हम बाउंड करते हैं, जो क्षेत्रफल हमारा परिबद्ध होता है, वह क्षेत्रफल एक्स अक्ष के साथ परिबद्ध होता था और वह क्षेत्रफल का बीजगणितीय योग दिया जाता था। इसका अर्थ होता था कि आपका जो एरिया एक्स अक्ष के ऊपर बनता है उसे हम धनात्मक लेते थे और जो एरिया हम नीचे लेते थे एक्स अक्ष से उसे हम ऋणात्मक लेते थे। और जब हम टोटल एरिया करते थे तो जो एरिया ऊपर आया है वो योग धनात्मक रूप में आएगा और जो नीचे आएगा वो ऋणात्मक हो जाता था। इसी वजह से जब हम इंटीग्रेशन को 0 से 2 पाई तक करते थे साइन एक्स के लिए तो हमारा जो आंसर होता था वो 0 आ जाता था। एरिया अंडर कर्व में क्या होगा कि हम जो एरिया निकालते हैं वो ज्योमेट्रिकल एरिया होता है, यानी ज्यामितीय एरिया होता है। देखिए एरिया जो है ना, यानी जो क्षेत्रफल होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो एक सदिश राशि है। इसका मतलब वो धनात्मक भी आएगा और ऋणात्मक भी आएगा। अगर हम थोड़ा सा इसको वेक्टर के फॉर्म में लेके चले तो आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी किया जाता है ना। ए क्रॉस बी में आपके पास क्या आएगा, डायरेक्शन भी आएगी। तो एरिया जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जब हम एरिया अंडर कर्व में आते हैं तो हम उसके ज्यामितीय भाग की बात करते हैं, यानी हम एरिया के परिमाण की बात करते हैं। और क्योंकि हम एरिया के परिमाण की बात कर रहे होते हैं तो काफी बच्चों को यह लगता है कि जो एरिया है वो एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है। लेकिन एरिया क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस सेक्शन में जो हम पढ़ेंगे एरिया अंडर कर्व में, वो यहां पर ज्यामितीय एरिया होगा। यानी अगर आपसे बोला जाए कि 0 से 2 पाई के बीच में साइन एक्स ने कितना एरिया परिबद्ध किया, तो अब हम जो ऊपर वाला एरिया है उसे तो धनात्मक लेंगे ही लेंगे, नीचे वाले एरिया का जो भी मान आएगा उसको भी धनात्मक लेके जोड़ देंगे और उसके बाद हम एरिया कैलकुलेट करके बताएंगे कि एरिया कितना आया है। इसका मतलब यहां जो क्षेत्रफल निकाला जाएगा वो ज्यामितीय क्षेत्रफल होता है और जो निश्चित समाकलन हमने पढ़ा था उसमें जो हम एरिया निकालते थे वह क्या होता था, वो बीजगणितीय होता था। इसलिए वहां पर योग भी होता था और उसमें ऋणात्मक भी आता था। यहां ऋणात्मक नहीं आएगा, यहां धनात्मक आएगा। यह पहला अंतर है जो हमें याद रखना है। दूसरा, हम ये जानते हैं कि समाकलन किनका हो सकता है, फलनों का हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि फलन ही अवकलन वाला मोड में आएगा। तो अगर आप जाने कि अगर इंटीग्रेशन करना है आपको तो आपको फलन बनाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर तो ऐसे वक्र भी आ जाते हैं जो फलन नहीं है। यानी मैं चाहूंगा कि अगर मैं वृत्त का क्षेत्रफल निकालना चाहूं किसकी मदद से, इंटीग्रेशन की मदद से, वो भी मैं निकाल सकता हूं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। वो क्या, सबसे पहला कि जो उसका जो एक्सप्रेशन होता है, जो उसका व्यंजक आता है, यानी जो वृत्त की समीकरण होती है, उसे सबसे पहले फलन बनाना है और फिर हमको ये देखना है कि वो फलन का एरिया जो परिबद्ध क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात करना है। तो ये ध्यान रखेंगे एरिया अंडर कर्व और डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जो बेसिक, जो मूलभूत अंतर है, वो मूलभूत अंतर क्या है कि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर एल्जेब्रिकल एरिया निकालना होता है, जहां पर एक्स अक्ष के ऊपर वाला जो क्षेत्रफल परिबद्ध होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा और नीचे जो होगा वो ऋणात्मक होगा। यहां पर एरिया अंडर कर्व में ऐसा नहीं है, ऊपर वाला भी धनात्मक लिया जाएगा और नीचे वाला भी धनात्मक लिया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ क्षेत्रफल निकाल रहा है। तो जो प्रश्न आएगा उसमें आपको बहुत क्लियर है। अगर उसने क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 पाई, ठीक है, जैसे अपन इसको समझ ले पहले, फिर मैं इसके बारे में और डिटेलिंग करूंगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन आया, सिंपल सा क्वेश्चन आया कि इंटीग्रेशन करो आप 0 से 2 पाई में साइन एक्स डीएक्स का, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर ये एरिया 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा और वो जब आप डालोगे तो वो अपने आप 0 बन जाएगा, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब आपने साइन एक्स का ग्राफ बनाया होगा तो जितना ग्राफ ऊपर बना है ये वाला, उतना ही ग्राफ नीचे बना होगा पाई के बाद, है ना। ये 0 से पाई तक जो इतना ग्राफ ऊपर बना उतना ही ग्राफ पाई से 2 पाई में नीचे बना होगा। तो इन दोनों का जो बीजगणितीय योग आया होगा वह 0 आया होगा। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा आ जाता है कि y बराबर साइन एक्स द्वारा
एक्स अक्ष के साथ y बराबर साइन एक्स द्वारा x अक्ष के साथ x बराबर 0 व x बराबर 2 पाई के मध्य परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब ऐसा नहीं होगा कि आपका एरिया शून्य आएगा। अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि सर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स डीएक्स निकाल लेते हैं, है ना। अब अगर आप इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स डीएक्स करेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा। इसकी लिमिट चलेगी कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। जब आप पाई डालोगे तो कॉस पाई -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस तो +1 अपने आप हो गया, ठीक है, माइनस। और cos 0 रखोगे तो -1 आ जाएगा, तो ये एरिया कितना हो जाएगा आपका, 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक का एरिया आपने निकाल दिया, 0 से पाई तक का, ये आपका A1 है। यानी ये जो आपने निकाला है ये एरिया कौन सा निकल के आ गया बेटा, A1 निकल के आ गया, ठीक है। दूसरा केस जो आया वो A2 का आएगा। अब A2 इंटीग्रेशन कहां से कराएगा बेटा, पाई से लेके 2 पाई तक करवाएगा। किसका करवाएगा, साइन एक्स डीएक्स का ही करवाएगा। अब अगर आप इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स करते हैं तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि ये आएगा माइनस का कॉस एक्स विद द लिमिट पाई से लेके 2 पाई। अब जब आप 2 पाई डालोगे तो आपके पास क्षेत्रफल कितना आएगा, देखो ध्यान से, 2 पाई डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1, माइनस ऑफ पाई डालोगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो एरिया आ गया -2। अब अगर अपन नॉर्मली इसकी बात करते तो A1 और A2 जैसे ही जोड़ता बेटा मैं, तो ये दोनों जुड़ के क्या बन जाता, शून्य बन जाता। लेकिन प्रश्न अगर इस तरीके से पूछा गया कि परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी उसने बोला है कि हमें सिर्फ क्षेत्रफल से मतलब है, तो हम क्या कहेंगे कि हम बोलेंगे कि A1 प्लस मॉड ऑफ A2, यानी आपका जो एरिया अब आने वाला है वो कितना आने वाला है, वो आपका आ जाएगा 4। यानी ये एरिया भी 2 और ये एरिया भी 2, तो आपका आंसर आएगा 4। तो अब आपको ये पहली बात समझनी पड़ेगी कि आखिर इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है। अगर सवाल सिर्फ ये लिखा है तो इसका अर्थ ये हो रहा है कि वो क्या कह रहा है, बीजगणितीय योग बताओ, किसका, क्षेत्रफल का। किसके द्वारा परिबद्ध, साइन एक्स के द्वारा परिबद्ध। किसके मध्य, x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई के मध्य। तो उसने कुछ दिया नहीं, सिर्फ इतना लिखा, इसका मतलब हमको ये समझ में आया। यहां उसने क्या कहा, उसने बोला कि वक्र y बराबर साइन एक्स द्वारा x अक्ष के साथ x बराबर 0 व x बराबर 2 पाई के मध्य परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। तो अब हमको ये क्या करना पड़ेगा, एरिया अंडर कर्व लाना पड़ेगा, एरिया AUC करना पड़ेगा, और एरिया अंडर कर्व के अंदर हम इसको इस तरीके से करेंगे। यानी यहां पर जो क्षेत्रफल हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है, वो ज्यामितीय क्षेत्रफल होता है, जहां पर हर क्षेत्रफल को हम धनात्मक लेते हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब हम ज्यामितीय किसी भी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वह क्षेत्रफल धनात्मक ही आएगा ज्यामितीय रूप से। उसका जो भी एरिया होगा वो एरिया कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्योंकि जब आप एरिया का यूज कर रहे हैं तो वास्तविकता में आप क्या कर रहे हैं, वास्तविकता के अंदर जब ज्यामितीय रूप से आप किसी वक्र का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो आप उसके परिमाण के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी भुजाएं होंगी या मान लीजिए आपकी त्रिज्या होगी या जो भी होगा वो सब धनात्मक में दिया जा रहा है, तो आपका एरिया वो पॉजिटिव कंसीडर करेगा। तो यहां ध्यान देना कि प्रश्न में इसका अर्थ और इसका अर्थ दोनों ही अलग अलग है। अगर क्वेश्चन सिर्फ ये लिखा आया है तो आंसर 0 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से लिखा गया है तो आप इसको ये समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब ये लिखा गया है तो ये अपने आप एल्जेब्रिकल सम की बात कर रहा है। लेकिन ऐसा लिखते ही उसने क्या कह दिया कि आप ज्योमेट्रिकल एरिया निकाल रहे हैं, तो ज्योमेट्रिकल एरिया तो कैसा आएगा, धनात्मक ही आएगा। अगर आपको याद हो तो जब हम कक्षा 11वीं के अंदर स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं तो वहां पर त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए जाते थे। त्रिभुज के 3 शीर्षों से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे और वहां पर हम मॉड लगा दिया करते थे ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल धनात्मक आए। लेकिन अगर आप मॉड नहीं लगाते हैं और आपने जो शीर्ष लिए हैं, इन शीर्ष को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लेते हैं तो आपका एरिया ऑटोमेटिकली नेगेटिव निकल के आने वाला है।
उसके पीछे का रीजन, क्योंकि आप ए क्रॉस बी अगर करते हैं और ए क्रॉस बी में अगर आपका जो राइट हैंड थंब रूल है ना, राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि भाई अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, मान लीजिए ये ए है, ए वेक्टर है और यहां से आपका कोई बी वेक्टर आ रहा है ना, ए क्रॉस बी करोगे तो आप बाहर की तरफ आओगे, इसको हम धनात्मक मानते थे। अगर आप इसी में बी क्रॉस ए करोगे तो आप बी क्रॉस ए में राइट में कहोगे तो ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है ना, ये जो आपका परिमाणी सदिश है ये अंदर की ओर जा रहा है, तो इसको ऋणात्मक माना जाता था। ठीक बात है। लेकिन जब हम एरिया ज्योमेट्रिकली बात करेंगे तो हम उसके मैग्नीट्यूड की ही बात करेंगे, उसके परिमाण की ही बात करेंगे। तो जो मूलभूत अंतर है वो क्लियर हो गया एरिया अंडर कर्व में और डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ठीक है, दोनों सवालों का मतलब अलग अलग है। इसका अर्थ तो यह है कि आप अलजेब्रिकल समझते थे और यहां उसने चूंकि क्लियरली बोल दिया कि आपको उसके परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 0 से पाई में अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा और पाई से लेके 2 पाई में। यहां पर ऐसा ना करें कि डायरेक्ट कर दे, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई करेंगे तो एरिया अपने आप ही क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। उसका कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि आपको ग्राफ दिख रहा है। तो यहां एक और इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई, वो क्या कि जब आप एरिया अंडर कर्व का काम कर रहे होंगे और आपको इस तरह का कोई लंबा चौड़ा एक लैंग्वेजिटिकल प्रश्न मतलब भाषात्मक प्रश्न दिया गया होगा, तो उस भाषात्मक प्रश्न में जो वक्र दिया है, वो वक्र, जो रेखाएं दी गई हैं यानी जो परिबद्ध जो बाउंड्री लाइंस हैं आपकी, वो और जिनसे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, वो पहले आपको ग्राफ में बनाना पड़ेगा। जब आप उसे ग्राफ में बना लेंगे उसके पश्चात ही आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि हम एरिया कैसे निकालें। क्योंकि अगर आपको मैं ये सीधा सवाल दे दूं और बिना ग्राफ बनाए आप सीधे सीधे इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई मारते तो प्रश्न यहां कन्वर्ट हो जाता और आंसर कितना निकलता, 0। पर मुझे यह मालूम था कि यहां पर कुछ ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष के नीचे भी जा रहा है, तो उसको भी धनात्मक लेना है, तो आप उसको पहले a1 को अलग से निकाल लें और फिर a2 को अलग से निकाल लें। और a2 को अलग से निकालते वक्त आपको ध्यान क्या देना है कि अगर क्षेत्रफल नेगेटिव आ रहा है तो आप उसे मॉड लगा के क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। यहां तक की बात हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम अब बात करें इस भाग में, हम वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का ज्यामितीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ज्यामितीय क्षेत्रफल का अर्थ यह है कि चाहे वक्र एक्स अक्ष के ऊपर स्थित हो या नीचे स्थित हो, हम क्षेत्रफलों का परिमाण लेंगे। हम क्षेत्रफलों का क्या लेने वाले हैं बेटा, परिमाण लेने वाले हैं। ठीक है, नोट डालें। समाकलन सिर्फ फलनों का होता है। समाकलन क्या होता है, सिर्फ फलनों का होता है।
जो अवकलित हो। ऐसे फंक्शन जो कि डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं उनका इंटीग्रेशन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना बेटा। अब आप बोलोगे सर निश्चित समाकलन के अंदर तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन पार्ट, इन सब का प्रयोग करा करते थे। तो आप याद करें कि हम अगर उनको बोला करते थे कि ये फलन आ जाते हैं तो ये होते थे हमारे खंड में सतत फलन, खंड में अवकलनीय फलन, पीस वाइज कंटिन्यूअस हुआ करते थे। तो आप याद करो कि हम इसमें लिमिट तोड़ दिया करते थे। जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ही अगर आ जाता था तो हम क्या करते थे, मान लीजिए मैंने कहा 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेट करो, तो मैं आपको पहले 0 से 1 ब्रेक करवाता था, फिर 1 से 2 करवाता था, फिर 2 से 3 करवाता था, फिर 3 से 4 करवाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि 0 से 1 में वो सतत है, 1 से 2 में भी वो सतत और अवकलनीय होगा, 2 से 3 में और 3 से 4 में भी वो सतत और अवकलनीय होगा। वो गड़बड़ कहां कर रहा है? वो गड़बड़ जो करता है वो अपने इंटीजर पर करता है। जब भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को कोई पूर्णांक दोगे तो वह असतत हो जाएगा, वो जंप करेगा, है ना, उसके पास जंप डिसकंटिन्यूटी आने वाली है। तो हम क्या करते थे, उतना छोटा छोटा सेक्शन करते थे। लेकिन जब समाकलन लिखा जाता था करने के लिए तो हम हमेशा ये ध्यान रखते थे कि जब हम समाकलन कर रहे हो तो जो आपको समाकल्य दे रखा है, जो इंटीग्रेंड आपको दे रखा है ना, वो इंटीग्रेंड क्या होना चाहिए? वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, वो अवकलनीय होना चाहिए। ठीक है, तो समाकलन सिर्फ फलनों का होता है जो अवकलित हो। अब ऐसे समझ लो कि जिस चीज को तोड़ा ही नहीं जा सकता उसको आप जोड़ोगे कैसे? इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि आप उसको क्या कर रहे हो? जोड़ रहे हो। अलग अलग छोटे 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 खंड आए हैं, उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो जोड़ोगे तो तब ना जब वो टूटा हुआ होगा, ठीक ना। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो व्यंजक बनना है, जो एक्सप्रेशन आना है, वो एक्सप्रेशन जिस लिमिट में आप बात कर रहे हो उस लिमिट में वो क्या होना चाहिए? वो एक फलन होना चाहिए जो डिफरेंशिएबल हो। अगर नहीं है तो आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका पहला नोट हो गया। दूसरा नोट यहां पर इंपॉर्टेंट है, वो क्या है बेटा? दूसरा नोट कहता है इस भाग में, यानी इस चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं ना, इस भाग में क्षेत्रफल ज्ञात करते समय, इस भाग में क्षेत्रफल ज्ञात करते समय इस भाग में क्षेत्रफल ज्ञात करते समय यह ध्यान दें, यह ध्यान देना आवश्यक है कि समाकलन की सभी सीमाएं, समाकलन की सभी सीमाएं परिबद्ध क्षेत्र में आए। ठीक है, आपने बोला कि हम 0 से लेकर 2 पाई तक साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो 0 भी आना चाहिए, 2 पाई भी आना चाहिए, और एक्स अक्ष के साथ परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं आप, तो आपका एक्स अक्ष भी आना चाहिए। तो जो आप जब डायग्राम बनाते हैं, जब आप इसको करने वाले हैं, तो जैसे मैंने कहा 0 से पाई, तो देखो 0 से पाई ये रहा, 0 ये रहा, पाई ये रहा, आपका वक्र आ गया, ये वक्र भी आपकी बाउंड्री है, और एक्स अक्ष भी आ गया। तो ये देखिए आपका एक एरिया बन गया, बोलो हाँ या ना? ठीक है, और ऐसे ही फिर पाई से 2 पाई के बीच में आपका एरिया ऐसे आएगा, और इन दोनों एरियाओं को जोड़ना है तो आपको दोनों का मॉड लेना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा बेटा आपको, है ना? ये ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ। तीसरा, ये कुछ बिंदु हैं जो हमें हमेशा याद रखने हैं एयूसी के केस में, यानी एरिया अंडर कर्व के केस में। नोट, हम क्षेत्रफल सदैव, हम क्षेत्रफल सदैव परिबद्ध
भाग का ज्ञात कर सकते हैं। मेरा परिबद्ध भाग से यहां अर्थ क्या है? क्लोज्ड रीजन। क्लोज्ड रीजन, क्लोज रीजन मतलब आप एरिया निकालना चाहते हैं किसी वक्र का, और वो वक्र जो आपने सीमाएं दी हैं उन सीमाओं में पूरी तरीके से परिबद्ध नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और अब आप बोल रहे हैं कि आप एरिया कैलकुलेट करो, तो एरिया कैलकुलेट नहीं हो सकता। आपका जो पूरा रीजन है, जिस क्षेत्र का आप क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं, वो हर जगह से बंद हो जाना चाहिए। अगर वो बंद नहीं है तब आप उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका एक सिंगल पॉइंट ऑफ मतलब अपन बोल सकते हैं कि एक तरीके से अपवाद है, या अपन इसको मान सकते हैं कि अपवाद, वास्तविकता में तो अपवाद नहीं है लेकिन अपन उसको अपवाद अभी बोल रहे हैं थोड़ी देर के लिए। वो क्या है कि मान लीजिए आपको अनंतीय स्पर्श रेखा मिल जाती है। क्या मिल जाती है? अनंतीय स्पर्श रेखा, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई वक्र आया, इस तरह का मान लीजिए कोई ग्राफ आया, ऐसा आया और ऐसे चला गया, ठीक है। अब देखिए ये एरिया मैं निकालने की बात करूं आपसे अगर, तो आप बोलोगे कि सर आपका जो एरिया है वो क्लोज होना चाहिए, मतलब हर जगह बंद हो जाना चाहिए, उसकी चारों जितनी भी बाउंड्रीज हैं वो सारी बाउंड्रीज हमें दिखनी चाहिए। लेकिन यहां पर आपको माइनस अनंत से अनंत पे तो ये दिख रहा है कि ये जो रेखा है ये तो कभी बंद होगी ही नहीं, सही बात है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो अनंतीय स्पर्श रेखा होती है वह हमको क्या फील देती है? वो हमें ये फील देती है कि अनंत पर कहीं जाकर के वह वक्र को स्पर्श कर जाएगी, ठीक है ना। इसी को हम एसिम्पटोट्स बोलते आए हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? अनंतीय स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो हम ये मानते हैं कि ऐसी रेखा अगर आ जाती है तो हम उसका क्लोज एरिया का रीजन निकाल सकते हैं, और इसको हम क्लोज रीजन मान लेते हैं कि माइनस अनंत और प्लस अनंत पर ये क्या हो रहा होगा? ये क्लोज हो रहा होगा। तब हम इसका एरिया कैलकुलेट कर ले तो सिर्फ एक यही केस ऐसा है जहां पर हम एरिया कैलकुलेट कर पाते हैं। बाकी किसी एरिया में अगर आपका एरिया खुला रह जाता है तो आप उसको कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसका एरिया आपको नहीं निकालना है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो एरिया होगा वो हमेशा किसका होगा? क्लोज्ड रीजन का होगा, ठीक बात है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि इस भाग में क्षेत्रफल ज्ञात करते समय ध्यान देना है कि आवश्यक की समाकलन की सभी सीमाएं परिबद्ध क्षेत्र में आए। वो आपको हर जब भी आपको एरिया क्लोज करते हैं तो आपको वो सब दिखना चाहिए कि हाँ सर ये लाइन आपने बोली थी तो देखो ये लाइन आ गई है, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा एरिया क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए, कहीं से भी कोई ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ओपनिंग है तो उसका एरिया आप निकाल नहीं सकते। बस एक केस है कि अगर ओपनिंग आपको दिख रही है लेकिन वो क्या है? वह रेखा जिसकी वजह से ये ओपनिंग हो रही है वह अनंतीय स्पर्श रेखा है, यानी एसिम्पटोट आ रहा है, या अपन को लग रहा है कि ये वक्र इस रेखा को अनंत पे जाके स्पर्श करने वाला है, तो हम मानते हैं कि ये क्लोज रीजन बन जाता है, बन जाएगा। अगर अनंत कभी हम अचीव कर पाते तो ये क्लोज रीजन बन जाता, तो इसका क्षेत्रफल तो हम ज्ञात कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए आपको ऐसा वक्र दे दिया जाए, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ये है, अब इसको माइनस अनंत से प्लस अनंत पे कर लो, ठीक है। अब देखिए यहां पर तो ये क्लोज मान लिया जाएगा, ठीक है ना, इस एरिया में। लेकिन इधर तो क्या है? ये कभी क्लोज हुआ ही नहीं, तो इसका क्लोज का आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर इसे क्लोज करना है तो फिर या तो इस रेखा को लो, इस रेखा को लो और इस वक्र को लो, तब ये आपका ये वाला एरिया क्लोज हो जाएगा। लेकिन इधर वाला एरिया क्लोज नहीं मान सकते, तो इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो ये तीन बातें हमारी क्लियर हो गई। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें करना है, चौथा नोट कहता है यदि वक्र की समीकरण, यदि वक्र की समीकरण, जो भी समीकरण आपको वक्र की दिए, जो क्या कर रहा है? आपका एरिया क्लोज कर रहा है, ठीक है ना, आपका एरिया परिबद्ध कर रहा है, ठीक है। तो यदि वक्र की समीकरण फलन निरूपित नहीं कर रही हो तब भी कुछ गणितीय संक्रियाओं द्वारा वह
प्रतिबंध द्वारा हम वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वी कैन डू दैट। ठीक है, समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हम ये जानते थे जब हमने फलन पढ़ा था बेटा कि अगर आपको कोई समीकरण दी गई है या मान लीजिए आपको कोई व्यंजक दिया गया है, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि यह व्यंजक फलन निरूपित करता है या फलन निरूपित नहीं करता। तो हमने इसके लिए एक नियम बनाया था कि हम उसका आलेख बनाएंगे और उस आलेख पर हम y अक्ष के समानांतर रेखाएं खींचेंगे। यदि समस्त रेखाएं अधिकतम वक्र को एक बार मिलती हैं तो वह जो आपका वक्र है और उसकी जो समीकरण है वो फलन निरूपित कर रही होगी। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है कि वह एक से अधिक बार मिल जाता है तो हम बोलते हैं कि वो फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि x के एक मान के लिए आपके पास y के दो मान आते हैं, तो ये तो वन मैनी रिलेशन बन जाता है, एक से वन मैनी रिलेशन बन जाता है। ठीक है ना, और वन मैनी रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहते, फंक्शन हमारे दो ही होते हैं, या तो वन वन होता है या तो मैनी वन होता है। ठीक है, अब इसको मैं पॉइंट को समझाता हूं। देखो, मैंने आपसे एक क्वेश्चन कहा और ये एक्चुअली क्या है, अगर मैं इस सवाल से सॉल्व ना करूं तो ये सबको याद भी है। मैंने आपसे बोला क्वेश्चन है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब ये सबको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई ए स्क्वायर आएगा, है ना। अगर यहां आर लिख देता, इसको आर लिख लेते हैं ना ताकि वो दिखेगा भी सही। मैं इसको आर स्क्वायर लिखता हूं तो हमारा क्षेत्रफल क्या आने वाला है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर आने वाला है। त्रिज्या हमें पता चल गई, पाई आर स्क्वायर आएगा। अब मैं इसे इंटीग्रेशन से लाऊंगा। ठीक है, इंटीग्रेशन से निकाल के देखते हैं। तो अब देखो इंटीग्रेशन से कैसे होगा। सबसे पहले तो इसका हमें क्या बनाना, और ये याद रखना एरिया अंडर कर्व में बेटा कि आप बिना ग्राफ बनाए इस चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो यहां जो सवाल हमें करने हैं उन सवालों का हमें क्या बनाना है, आलेख बनाना है। इसलिए हमने लास्ट जो सेक्शन पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहां पर मैंने बकायदा एक पूरा लेक्चर लिया था इस बात पर कि हाउ टू मेक ग्राफ, आप ग्राफ कैसे बनाएं। बहुत सारे फलों के ग्राफ आपको पता है, वो आप बना सकते हैं। अगर कोई ऐसा आ भी जाता है जिसमें आपको थोड़ी दिक्कत होगी तो आपको डिफरेंशिएशन का पूरा प्रोसेस बताया है, 3 स्टेप प्रोसेस कि उसे कैसे आलेख बनाया जाता है। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि पहले परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब आप परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल परिबद्ध क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं, फिर कहीं जाकर के आपको उसका समाकलन करना है। जैसे आप एक सवाल को देखिए, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है बेटा। अगर तो आप जानते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे तो ये आपका सर्कल बनेगा बेटा, ऐसा ये सर्कल है। अब फलन की परिभाषा के अनुसार अगर एक्स वाई अक्ष के समांतर हम रेखाएं खींचें, किसके समानांतर, वाई अक्ष के समांतर रेखाएं, तो वो वक्र को कितनी बार मिलेंगी, 2 बार मिलेंगी। इसका मतलब यह जो आपका व्यंजक दिया गया है यह व्यंजक फलन नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसके एरिया कैलकुलेट करने का कोशिश कर रहे हैं, वो भी किसकी मदद से, समाकलन की मदद से। अब देखो वो कैसे होगा। अगर आप देख पा रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो आप देखो कि क्या ये मूल बिंदु के सापेक्ष जो है वो सममित है। मतलब अगर मूल बिंदु से देखा जाए तो ये वाला जो सेक्शन आएगा, ये जो एरिया निकल के आएगा, क्या ये एरिया और ये एरिया और ये एरिया और ये एरिया, क्या ये चारों एरिया समान होंगे? बिल्कुल सही बात है। अगर देखा जाए तो मैंने उसका क्या कर लिया, 1/4 भाग ले लिया, और ये 1/4 भाग पे जो मेरा वक्र है उसको समझो क्या कर रहा हूं मैंने कहा कि मैं सिर्फ क्या करूंगा, मैं सिर्फ इतने से एरिया का, इतने से भाग का एरिया कैलकुलेट कर लेता हूं। ये एरिया अगर मैंने कैलकुलेट कर लिया, मान लो ये वाला एरिया मैंने क्या कर लिया बेटा, कैलकुलेट कर लिया, तो ये एरिया कैलकुलेट करने के बाद मैं बोल सकता हूं कि ऐसे 4 हिस्से बनेंगे, तो जो इसका क्षेत्रफल आएगा उस क्षेत्रफल का मैं 4 गुना करूंगा तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। लॉजिकली ये हुआ। अच्छा, अगर मैं उसके बाद आपसे बोलूं कि आप क्या करें कि ये जो आपने बाकी का जो
आपका ग्राफ बना हुआ है उसको आप थोड़ी देर के लिए हटा दें, ये वाला पार्ट आप हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये हटा दिया है तो आपका जो वक्र बचा सिर्फ इतना सा वक्र बचा, देखो यहां से लेकर के और यहां तक आपका वक्र आएगा, ये लाइन ही आएगी बस बेटा, ध्यान दो। और इस पर अगर आप एक्स अक्ष वाई अक्ष के समांतर रेखाएं खींचेंगे तो क्या वो एक ही बार मिलेगी? बिल्कुल, क्योंकि आपने नीचे का हिस्सा डिलीट कर दिया। मान लीजिए आपने ये वाला हिस्सा यहां से डिलीट कर दिया, तो अब आप कैसे भी खींच ले रेखा, यहां से आपने हिस्सा जो ये वाला हिस्सा ये डिलीट कर दिया, ठीक है। फिर आपने मान लीजिए ये वाला हिस्सा भी डिलीट कर दिया। अब चाहे तो इसको डिलीट ना करें, इस पर डबल करना पड़ता, पर मैं तो 1/4 वाले हिस्से पे चल रहे हैं अपन। अच्छा, ये पॉइंट जो होगा वो तो मूल बिंदु है, इसको 0 0 लिख लिया मैंने। ये जो पॉइंट आएगा, क्या ये r,0 आएगा? तो मुझे क्या करना है, मुझे इस ये जो मैंने जितना एरिया ये डार्क किया, ये वाला एरिया, इसके वक्र की समीकरण चाहिए। अब इस वक्र की समीकरण क्या होगी ये अपन देखते हैं। तो देखो, आपको जो वक्र दे रखा है वो वक्र सर्किल की इक्वेशन है बेसिकली। तो सर्किल की इक्वेशन को मैंने लिखा कि वो है y² बराबर r² माइनस x², ठीक है। अब ये जो हिस्सा है, जो हिस्सा मैं पकड़ना चाह रहा हूं, वो y का सिर्फ धनात्मक हिस्सा है और वो x का भी क्या है, धनात्मक हिस्सा है बेटा, ठीक बात। तो अगर y का धनात्मक हिस्सा है तो मैं y बराबर इसको लिख सकता हूं, एक तो √r² माइनस x², और एक हिस्सा मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ √r² माइनस x²। बोलो यहां तक की बात क्लियर? तो ये जो पूरा हिस्सा अगर आप देख रहे हैं बेटा, ये पूरा जो वक्र है ये आपका है y बराबर √r² माइनस x²। ऐसे ही जो एरिया यहां बना था अपना, ये जो मैंने हटा दिया एरिया, अगर इस वाले वक्र की यानी इसकी समीकरण की मैं बात करता तो ये समीकरण आपकी होती y बराबर माइनस √r² माइनस x²। तभी तो आप x का एक वैल्यू डालते हैं तो आपको y का एक धनात्मक मान भी मिलता है और y का एक ऋणात्मक मान भी मिल जाता है, ठीक बात। अपन ने ये वाला हिस्सा हटा दिया, हमने सिर्फ ऊपर वाला रखा, तो यानी जो एरिया मैंने डार्क किया, यानी जो वक्र का जो क्षेत्रफल जो मैंने करा, वो मेरा है y बराबर √r² माइनस x²। अब मेरे मन में क्या सवाल चल रहा है? मेरे मन में सवाल चल रहा है कि y बराबर √r² माइनस x² द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल जो वो किससे बना रहा है? निर्देशांकी अक्षों से बना है। तो निर्देशांकी अक्षों से परिबद्ध क्षेत्रफल, अब जैसे मैंने निर्देशांकी अक्ष बोला तो अब आपको मैंने क्या बोला था कि आपकी जितनी भी बाउंड्री है वो आपके परिबद्ध क्षेत्र में, क्लोज्ड रीजन में दिखनी चाहिए। मुझे आपका वक्र मुझे दिख रहा है, निर्देशांकी अक्ष में आपने इसको भी डार्क कर दिया, इसको भी डार्क कर दिया, तो क्या आपका एरिया जो है वो पूरा इनक्लोज्ड हो गया? क्या वो परिबद्ध हो गया? अगर वो इनक्लोज्ड हो गया है तो आपको देखो सारी बाउंड्रीज दिख रही हैं, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। तो आप बोलोगे कि सर इसका एरिया अपन मान लेते हैं कि a है। क्या है? a। तो इस a का, या a1 मान लो, इसको क्या मान लो? a1। तो a1 का एरिया कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन जाएगा, कहां से कहां तक जाने वाला है बेटा? 0 से r तक जाने वाला है ना। और 0 से r में वो क्या कर रहा है? इस वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है। तो वक्र क्या है आपका? √r² माइनस x² डॉट dx। इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो, इंटीग्रेशन के अंदर हमारा ये फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला हुआ करता था बेटा a² माइनस x² वाला था बेटा ये ना। तो a² माइनस x² वाले फॉर्मूले में क्या आता था? फॉर्मूला सबसे पहले आता था x/2, यानी लिख लेते हैं अपन पहले x/2, और जो है वो वैसा का वैसा ही रहता था, यानी √r² माइनस x²। इसकी लिमिट यहीं लग जाएगी 0 से r, माइनस फिर इंटीग्रेशन 0 टू r में चल रहा था, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि तो डॉट 1 करके सॉल्व कर रहे हैं अपन, याद रखना, आइलेट लगाया तो, है ना। ये इसका फॉर्मूला आपको अगर याद है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, अगर आपको याद हो तो ये आ जाएगा यहां पर प्लस a²/2 का मतलब होता है r²/2, है ना। और यहां आता साइन इनवर्स x/a, x/r, और इसकी भी लिमिट कहां से कहां तक चलती बेटा? 0 टू r। अब जरा r डालो, जरा इसमें r डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 डालोगे तो भी ये 0 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो आपका हमेशा कितना दे रहा है? 0 दे रहा है। अच्छा, इसमें r डालोगे,
r डालोगे तो r और r कट के 1 बनेगा, तो आपके पास आ जाएगा r² 2 साइन इनवर्स 1, और शून्य डालोगे तो सब कुछ शून्य कर देगा, -0। तो आपका जो एरिया निकल के आ रहा है वो आ रहा है r²/2, और साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है बेटा, π/2 होता है। तो आपका एरिया कितना निकल के आ गया, πr²/4, और ये क्या है, ये आपका A1 है। ये क्या है, आपका A1 निकल के आ गया। अब हमने जब ये क्षेत्रफल को अपन ने बनाया तो हमने क्या बोला था कि जो पूरा क्षेत्रफल था अपने वृत्त का, हमने उसका सिर्फ कौन सा हिस्सा लिया, 1/4 हिस्सा लिया, और उस 1/4 हिस्से का जो हमने क्षेत्रफल ज्ञात करा वो πr²/4 आया है। तो सर्किल का एरिया अगर A है तो वो क्या होगा, वो 4 × A1 होगा। तो A बराबर आपके पास कितना आ गया, 4 × πr²/4, 4 से 4 कैंसिल, तो आपका एरिया कितना निकल गया बेटा, πr² आ गया। ठीक बात। ये जबकि आप देखें कि x² + y² = r², मैं बोल चुका हूं कि ये क्या नहीं है, ये फलन नहीं है, इसका समाकलन हो ही नहीं सकता था किसी भी कंडीशन पे। लेकिन हमने क्या कहा कि हम समाकलन की मदद से करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या करा, देखो यदि वक्र की समीकरण फलन निरूपित नहीं कर रही हो तब भी कुछ गणितीय संक्रिया व प्रतिबंध द्वारा हम वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हमने क्या गणितीय संक्रिया करी, हमने y² को r² - x² रख के y के 2 मान निकाल लिए, और हमने ये परिबद्ध किया कि हम कहां से कहां तक एरिया निकालेंगे, बस ये जो पहला आपका चतुर्थांश है इसका। अगर आप इसको -r से +r भी कर देते बेटा, कहां से कहां तक करते, -r से +r, वो मैं आप बोलोगे कि सर आपने सिर्फ इसको 0 से r क्यों करा। अगर हम ये एरिया यहां तक काउंट कर लेते, मान लो ये एरिया भी निकाल लेते, और ये कहां से शुरू होता, -r से 0 से लेके और r, 0, यानी -r से +r करते, तो जो भी क्षेत्रफल आता उसका हमें डबल ही करना पड़ता। मैं आपसे बोलता बिल्कुल सही बात, लेकिन फिर जब आप ऐसा करते तो चूंकि ये सम फलन था तो -r से +r को फिर आप 0 से r करके 2 मल्टीप्लाई करते बेटा। अपन ने डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ा था ना कि अगर आपकी -a से a की सीमा आ जाती है और आपका फलन जो है वो सम फलन है, तो वह 0 से a चला जाता है और 2 बाहर हो जाता है। यही हमने इवन फंक्शंस के लिए पढ़ा था, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी किंग से पहले की, तो वो काम वही होता, तब भी आपका एरिया क्या होता, यही आंसर आने वाला था। तो ये जो पॉइंट है अब आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको अगर वक्र दिया गया है और उस वक्र का जो इक्वेशन है या उस वक्र का जो व्यंजक है वह व्यंजक आपका फलन निरूपित नहीं कर रहा हो, उसके बावजूद भी आप क्या कर सकते हैं, कुछ गणितीय संक्रिया और कुछ रेस्ट्रिक्शन, कुछ प्रतिबंध डाल करके हम फलन का क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और चूंकि यहां पर हम परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो वह ज्यामितीय क्षेत्रफल होगा, तो यहां हमें बहुत विचार करके लिमिट सोचनी पड़ेंगी, और हमारे को जो भी एरिया हमारा निकलेगा उस एरिया को हमें क्या करना होगा, धनात्मक बनाते हुए और ज्यामितीय रूप से उनको योग करते चलना है। ठीक बात।